विद्यार्थी जीवन से लोगों के बीच में काम करने का थोड़ा-सा अनुभव रहा। जो हमारा गाँव है, थोड़ा-सा राजनीतिक रूप से सजग है। जब तफ़सीलें आती हैं परिवार की, तो पुरुषों के बारे में ही ज़्यादा लोग बताते हैं। शायद वो दौर ही रहा होगा मेल-मिलाप का या आपस में संबंध का, मुझे नहीं पता, हम तो और ज़्यादा नहीं देखे। लेकिन ये देखा कि वो 4 परिवार अलग रहा करके भी लगता नहीं था कि अलग है। सहयोग, सहभागिता, सामंजस्य, ये बचपन में रहा। हमारी हिंदी टोटली मेरी माँ की देन है। तो वो जो ब्राह्मण परिवार था, जो ये सब करता था तंत्र मंत्र ना, वो सोचा कि अगर ये मरीज इनके यहाँ सब ठीक होने लगेंगे तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं आएगा। जब हम हाशिए पर पड़े समाजों की बात करते हैं, बहुजन समाजों की बात करते हैं और लोक विद्याधरों के विराट समुदायों की बात करते हैं, तब हमें एक चिंतन की प्रक्रिया से रूबरू होना पड़ता है, जो धारा से उलट ऐसे लोगों की बात है जिनकी चर्चा प्रायः नहीं होती है। हम जानते हैं तथाकथित मुख्यधारा से जुड़ी हुई तमाम सारी बातों पर ढेरों किताबें लिखी गईं, कार्यक्रम बनाए गए और फिल्में तक बनी, लेकिन हाशिए के समाजों की बात करने वाले लोगों की न तो बात बहुत ज़्यादा प्रचारित की गई, न ही उसके महत्व को उजागर किया गया, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखा गया। और ऐसे बहुसंख्य समाज के बारे में बड़ी चीज़, जो भारत के वास्तविक निर्माता हैं, वे हाशिए पर पड़ी रह जाती हैं और कभी बातचीत नहीं होती। वाराणसी में जब हम लोक विद्या जन आंदोलन की बात करते हैं या विद्या आश्रम और अभी जो तमाम सारी पहलकदमियाँ बहुजन स्वराज पंचायत तक पहुँची हुई है, उसकी बात करते हैं, तो इसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाईं और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी बड़ी उम्र उसमें लगाई, बड़ी उपस्थिति लगाई। और वे लोग ऐसे लोग हैं जो केवल लोक विद्या और तमाम सारी चीज़ों के आंकड़े नहीं देते, बल्कि उन तमाम सारी खूबियों के बारे में ऐसे बताते हैं जैसे हम कभी जानते नहीं हैं। और वास्तव में हम नहीं जानते, क्योंकि जो समाज के बीच में जाएगा, जो उन लोगों से परिचित होगा, रूबरू होगा, वही उन लोगों के बारे में बात कर सकता है। ऐसे लोग ढेरों हैं, उनमें बनारस की प्रेमलता सिंह एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक समय में लोक विद्या जन आंदोलन और उससे जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी की। बनारस, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्ज़ापुर ज़िलों में उन्होंने इस तरह की तमाम सारी पहलकदमियों और कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। और एक समय ऐसा आया जब यह आंदोलन विद्या आश्रम के प्रांगण में अपनी मजबूती के साथ पनपने लगा। तब भी प्रेमलता सिंह जी उससे अक्षुण्ण रूप से जुड़ी हुई हैं। वे आजकल मद्रास में रहती हैं और अपने बेटे के बहू के साथ, और संयोग से आई हुई हैं। पहले लंबा अरसा बनारस में उनका बीता है, लेकिन कुछ समय के लिए बनारस प्रवास में वो आई हैं अपने ज़िले में। तो हमने सोचा आज प्रेमलता जी से कबीर जयंती के मौके पर एक बातचीत की जाए, क्योंकि कबीर और लोक विद्या एक दूसरे के साथ संवैद्य हैं। कबीर की बात करेंगे और लोक विद्या की बात नहीं होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। और लोक विद्या की बात हो और कबीर की बात न हो, यह भी असंभव सी बात है। इसलिए इस बातचीत का महत्व और भी बढ़ जाता है। बनारस में जो कबीर का बनारस है, जो लोक विद्याधरों का बनारस है, उस बनारस से प्रेमलता जी का बहुत गहरा संबंध रहा है। यहाँ की गलियों, यहाँ के मोहल्लों, यहाँ के लोगों और उन तमाम सारे कारीगरों से और छोटे दुकानदारों और व्यापारियों से, जो जी जान से अपने
परिवार की आजीविका चलाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन उनकी कलाओं की एक बहुत अद्भुत मिसाल भी है। अलग अलग कलाओं के अलग अलग कलाकार रहे हैं, उनसे भी प्रेमलता जी का एक लंबा संबंध रहा है, बहुत सारे लोगों को ये जानती हैं। आज प्रेमलता जी से हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रेमलता जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रामजी यादव आर्काइव में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आप जो है लोक विद्या जन आंदोलन तक पहुंची, उसके पहले किस तरह की ज़िंदगी थी? असल में विद्यार्थी जीवन से लोगों के बीच में काम करने का थोड़ा सा अनुभव रहा और परिवार का जो बैकग्राउंड रहा हमेशा लोगों के बीच में काम करने का रहा, सब मतलब 3 पीढ़ी पहले से। अच्छा। तो एक रुझान बनी हुई थी, पर एक समय ऐसा आया कि शादी हुई, लड़के बच्चे हुए, तो ये सब काम छूट गया। जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए और कोई काम अपने मन के हिसाब से नहीं रहा, बच्चों का लिखाना पढ़ाना छूट गया, तो बहुत डिप्रेशन होता था, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे थोड़ा सा आपको रोकना इसलिए पड़ेगा कि परिवार के उन 3 पीढ़ियों के बारे में भी थोड़ा आप बता दीजिए और कब आपका जन्म हुआ। आप मेरे पिताजी का जन्म 1927-28 के आसपास का होगा जी। और वो अपने एक उस ज़माने में बीएचयू में ये आपका एमबीबीएस नहीं था, तब संस्कृत पाठशाला बीएचयू की चलती थी, दर्शनानंद कॉलेज उसका नाम था और संस्कृत में ही सारा अध्यापन था। तो मेरे पिताजी आयुर्वेद के एक डॉक्टर थे और एक अच्छे डॉक्टर थे। उनके समय में पूरा उनके 4 साल का कोर्स है, उसमें कुछ 10 या 11 विद्यार्थी दिखाई दिए फोटो में। तो उस एक ज़माने में उन लोगों ने पढ़ाई किया। उसकी वजह ये रही, मुख्य वजह ये थी कि जो हमारा गांव है थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सजग है। अच्छा। क्योंकि सन 42 की लड़ाई में हमारे यहाँ कुछ लोग रहे जो लोग काफ़ी मतलब जूझते रहे। उसके पहले से भी लोग रहे जिनको कि हम लोग शायद नहीं जानते हैं। तो गांव का जो माहौल थोड़ा इस तरह का था। तो जो हमारे गांव में 1917 की प्राइमरी स्कूल बना हुआ, 1917 का। अच्छा। तो 1917 का प्राइमरी स्कूल बनने का मतलब है कि वो 10-12 गांव के बीच में एक स्कूल। तो पढ़ने का एक माहौल था। तो हमारे सभी पिताजी लोग उसी में पढ़ाई किए। हमारे जो बाबा थे, पिताजी के पिताजी, वो मास्टर थे। उस समय 4ठी क्लास प्राइमरी कहलाता था उन लोग के ज़माने में, और उसके वो हेड मास्टर थे और हमारे यहाँ के स्कूल से ही वो रिटायर हुए थे। उसके पहले के लोग थे तो वो लोग ऐसा अध्यापन या शिक्षा में नहीं थे, लेकिन पढ़ना जानते थे। वो चाहे जैसे पढ़े हो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अपने यहाँ स्कूल तो था नहीं। शायद साहबगंज में इसके पहले था, शायद, हम विश्वस्त से नहीं कह सकते। तो उन लोगों ने वहाँ सीखा होगा। उन लोगों की अपने तौर तरीके से जीने के, जैसे एक अच्छा किसान, बड़ा किसान तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ 50 बीघे 40-45 बीघे ज़मीन रही होगी, पर एक जो अच्छा किसान, और ज़मीन तो धान का कटोरा हुआ इलाका है, तो अपने हिसाब से लोग अच्छा जीते थे। और मैं बता दूँ थोड़ा सा वहाँ का उस समय का माहौल की, तब आपका ये जो बाँध वगैरह की जो प्रक्रिया थी नहीं थी हमारे बाबा लोग के ज़माने में। बाबा लोग के ज़माने में बाँध की प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन 10-12 गांव का एक गांव के बीच में जिनका जहाँ पानी का थोड़ा ढलान के ज़मीन होती थी, वहाँ बाँध था गांव का। उस बाँध में हमारी भी ज़मीन थी। हमारे जैसे कई किसान अपनी ज़मीन चारों तरफ दे के रखे थे, तो पूरा पानी होता था, सिंचाई उससे लोग करते थे। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि लोग, अगर ऐसे देखा जाए विद्या के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे या एक जागरूकता के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो लोग काफ़ी समझदार थे। वो हमारा गांव, मैं गांव की बात कर रही हूँ, क्योंकि गांव ऐसा है तो अगल बगल के गांव स्वाभाविक है, वो थोड़ा सा, वो तो स्वाभाविक क्रिया है, थोड़ा उनके पास भी चेतना थी। जब तफसीलें आती हैं परिवार की, तो पुरुषों के बारे में ही ज़्यादा लोग बताते हैं। मैं बता रही थी आपको, बता रही थी मैं आपको, तो थोड़ा आगे बढ़ गए। तो ये तो उन लोगों की कहानी हुई। तब बड़ा परिवार था हमारे इन लोगों का। तो वो लोग कौन कैसे रहे क्या रहा, वो तो सबके मर गए, बात ख़त्म हो गई।
अब मैं अपनी दादी तक से बताती हूँ। उसके पहले की पीढ़ी का तो मुझे महिलाओं के बारे में नहीं मालूम बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मालूम चला कि हमारी दादी कहती थी कि उनकी जो दादी सास थी बड़ी मजबूत थी, और एक बार अगर कस के किसी को बोल देती थी तो अगले की हिम्मत नहीं होती थी कि जवाब दे। मतलब ऐसा सुनते थे, पता नहीं कितना उसमें सच्चाई है मुझे नहीं पता। पर मेरी दादी थी बहुत उसको बोलेंगे क्या, ताबेदार महिला। ताबेदार महिला होने का मतलब ये है कि एक तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, कार्य बदनी खूब लंबी थी, सुंदर थी, और पूरे गांव की, मेरे बाबा जो थे ना, मैं समझती हूँ कि बहुत सीनियर व्यक्ति थे गांव के, और उस हिसाब से पूरा गांव उनको भौजी कहता था। हम लोग क्या पहले भाभी का चलन नहीं था, भौजी, लोग भौजी कहते थे, और चूँकि मास्टर से तो मास्टराइन भौजी, ये चीज़ था। बाबा हमारे मरे हैं सन 56 रहा होगा जहाँ तक मैं, 55-56 की बात है ये, 55 में। तो उनके मरने के बाद में ऐसे देखा जाए तो सारी जिम्मेदारी हमारी दादी की थी, और अपने रिटायर होने के 3 साल बाद मर गए शायद वो बाबा हमारे अपने सर्विस से। तो दादी हमारी थी जो पूरे घर की, पूरा घर हमारे चाचा लोग का परिवार था, मतलब बाबूजी के काका थे वो, तो उनका परिवार और अपना परिवार बटा हुआ था, लेकिन किसी को लग नहीं सकता था कि बटा हुआ है। सारा काम दादी मेरी, मतलब बाबा के जाने के बाद दादी पर पूरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने 5 चाचा थे, उसको बखूबी वो सबको कैसे ट्रेंड कर, हम लोग उसमें बड़े बड़े थे। बाबूजी के काका 2 और थे, उनके बच्चे थे, क्योंकि सीनियर होने से लगातार वो एक भाव बन गया था मन में, तो उन लोगों को भी उन्होंने सहेजा। और इस तरह से दादी हमारी बहुत पावरफुल महिला थी। एक बार का वाक़या है, सन 56 ही रहा होगा, 56 की बात है। सन 56 की बाढ़ बड़ी नामी है, बनारस में भी वो बाढ़ आई थी, तब से कहते हैं सन 56 की बाढ़ के बाद से बनारस में मच्छर आ गए, ऐसा कहा जाता है। तो बाढ़ का असर हमारे यहाँ भी था। आप ये समझिए कि हमारा गांव है, गांव से कुछ ना 1-1.5 मील की दूरी पर राजबाहा है, उसके उस पार मजदूर बस्ती है। वो लोग जाति के चमार हैं, जिसमें 1-2 परिवार मेरी दादी के मायके से भी रहा है। तो मेरी बात कहने का मतलब ये है कि जब बाढ़ आई कस के, और हमारे घर में भी पानी, हमारा मकान ऊंचा था, पहले का मकान कच्चा रहा, कच्चा पक्का रहा, अब तो पूरा पक्का हो गया। तो वो पानी आ गया किसी मतलब जो बाबूजी काका घर था उनके आंगन के नाली से, तो हल्ला मचा। तो मेरी दादी को बहुत फिक्र हुई कि हमारे जो मजदूर जो खेती का काम करते हैं बेचारे कैसे होंगे इस समय, क्योंकि सबको मालूम है कि राजबाहा भर के जा रहा है। तो मेरा जो घर था ना, ऊंचा था एक सिरा उसका, उस पर चढ़ कर के उन्होंने आवाज़ लगाई। उस व्यक्ति का नाम मुझे अभी भी याद है, देवनंदन, वो लोग देवनंदन कहते थे, बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने 3-4 आवाज़ लगाई। अब वो सुने नहीं सुने मुझे नहीं पता, लेकिन वो आ गए घर। तो फिर सारे लोगों को, उन लोगों को बुलाया, और इधर जो दूसरे बिहार भी हमारे यहाँ मजदूर हैं, बिहार बस्ती, तो जो एक गांव में चमार और बिहार दोनों नहीं रहते, मेरे गांव में दोनों हैं। तो बिहारों को भी 3 परिवार था, जिसको मेरे बाबा ने अपनी ज़मीन दे के बसाया था। तो उन लोगों के परिवार, तो उनके यहाँ बाढ़ का असर कम था, लेकिन बाढ़ आने से खाने पीने की दिक्कत तो हो ही जाती है, तो वो लोग भी आ गए। तो इस तरीके से वो 5-6 परिवार, जिनको पूरा अपने यहाँ मकान पुराने ज़माने का बड़ा था, अभी भी बड़ा है, अब तो खैर बहुत सारा टूट फाट करके उसको लोगों ने छोटा छोटा कर दिया, पर उसमें उनको घर दिया गया, रहने की जगह दी गई, गोईठा ईंठा जो भी लगता है वो सब दिया गया, राशन दिया गया, सारा काम हुआ। और जब बाढ़ ऊपर हो गई, गुजर गई, तो ये लोग अपने अपने घर गए। फिर जब नई फसल हुई तो लोगों ने कहा कि उस समय हर गांव में डेढ़िया चलता था, मतलब 1 सेर देंगे तो 1.5 सेर लेंगे, देते थे सब, क्योंकि हमारे यहाँ भूमिहार बिरादरी के भी लोग हैं, तो देते थे। तो लोगों ने कहा, क्योंकि मेरी दादी का सब जगह बड़ी सर्वमान्य महिला थी, इससे ज़्यादा हम और नहीं कर सकते हर जाति में, तो उन लोगों ने कहा, कुंभी परिवार काफ़ी बड़ा था। अरे हमारे यहाँ के रामानंदन सिंह MLC रहे हैं उस युग में, मतलब बड़ा परिवार रहा है। तो सब लोगों ने कहा कि वही मालकिन कहता तो कि भौजी के जैसा उनका रिश्ता जिससे है, तो लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने भी खिलाया अपने मजदूरों को, तो आप क्या करेंगे।
तो मेरी दादी बोली कि मेरे यहाँ तो रिवाज नहीं है डड़िया लेने की, मैं बराबर लेती हूँ, मैं तो इन लोगों को हमेशा ले जाते हैं, वो दूसरे आप लोगों की मजदूर आके ले जाते हैं, पर मैंने कभी किसी से डेवड़ नहीं लिया। मुझे बहुत खराब लगता है, इतना मेहनत करके कमाएगा, जितना पैदा करेगा आप डड़िया ले लेंगे, बचेगा क्या उसके पास, फिर आपसे लेकर खाएगा। तो मुझे ये बहुत बड़ा पापपूर्ण, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि बहुत पापपूर्ण काम लगता है, ये पाप का काम है, जितना मैं देती हूँ उतना ही मैं लेती हूँ, और हमारे अपने लोग हैं ये, इनको हम नहीं देंगे तो ये जाएंगे कहाँ। तो ये हमारी दादी थी, ये तो उनका मैंने लिखा भी है इनके विषय में, चित्रा जी किसी पत्रिका में निकला हुआ है, संस्मरण बोल करके। तो ये तो दादी थी, और इसके बाद मेरी अम्मा थी, एकलौते मेरे पिताजी थे। हाँ, एकदम अकेले थे, डॉक्टर थे, बड़े दुलार के थे। परिवार में कुछ 4 चाचा, बाबूजी के 4 काका लोग में अकेले थे, तो जाहिर से कि दुलार का पूछना ही नहीं था। पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, 6 फीट लंबे थे, रंग सांवला था थोड़ा, माँ बहुत गोरी थी, वो सांवले थे, तो हम लोग का मिला जुला हो गया। तो डॉक्टर थे और अच्छे डॉक्टर थे। उनका जीवन भी अच्छा रहा। अपने चाचा लोगों को जाड़े में, हर तीसरे जाड़े में कपड़ा देना, ये करना, वो करना, मतलब बिल्कुल शायद वो दौर ही रहा होगा मेल मिलाप का या आपस में संबंध का, मुझे नहीं पता, हम तो और ज़्यादा नहीं देखे। लेकिन ये देखा कि वो 4 परिवार अलग रहा करके भी लगता नहीं था कि अलग है। कोई किसी के गया तो जब भी गया तो खाना नहीं तो बना के खिलाया कि फलाने बचवा आए हैं, खाना मिले चाहिए इनके, ये सब माहौल था उस समय का। तो इसमें हम लोग पले बड़े। फिर चाचा लोग की शादी हुई, मेरी दादी भी गुजर गई, तो मेरी अम्मा हुई सर्वे सर्वा, तो उनकी सबसे बड़ी थी। तो सर्वे सर्वा वो लोग खुद नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग बड़ी थी और हर किसी के समस्या में शामिल रहती थी। चाचा लोग का परिवार भी बड़ा हो गया। उन लोगों ने खेती लिया, आपके मिर्ज़ापुर पटेहरा में उनका 100 बीघे का पूरा प्लाट है, बड़े चाचा ने लिया। तो लेकिन एक उस रिलेशन जो है भौजी का, भौजी ने कह दिया तो वो गलत नहीं हो सकता। मतलब इस परिवार में हम लोग पले बढ़े। तो वो जो चीज़ थी ना, क्या बोलेंगे इसको, सहयोग, सहभागिता, सामंजस्य, ये बचपन में रहा। मैं लोग 4-5 बहन थी, पर कभी महसूस नहीं हुआ कि 5 लोग हैं। 5 बहन 3 भाई, जितने बच्चे होते रहे उतना गाय भैंस घर में दोनों रही, गाय दूध के लिए, भैंस मट्ठा वट्ठा घी के लिए। हमारी दादी पुराने ज़माने की थी, लेकिन उनकी एक अपनी लड़कियों को भी उन्होंने पाला है। मेरी 2 बुआ थी, एक बहुत पहले मर गई थी, एक छोटी बुआ थी, अब वो मर गई, एक बाबूजी एक बुआ, तो उनको भी पाला, ये कह करके कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पौष्टिक खाना देना चाहिए, दूध घी खूब देना चाहिए, क्योंकि नहीं पता उनकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी और क्या करना पड़ेगा। तो उस एक ज़माने में एक महिला जिनकी उम्र उसमें, अरे बुआ लोग रही हुई तो कितना उम्र भी 25, 30, 35 साल की रही होगी। तो उस एक ज़माने में 26, 27 में अगर ये बात वो कह रही हैं, 28 में वो कह रही हैं, 1928-29 में, तो ये मानना पड़ेगा कि पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन दिमाग बड़ा मास्टर था। इसका मतलब उनका मायका भी बहुत अच्छा रहा होगा, जाहिर सी बात है ये। उनका वैसे मायका बिहार में था, कभी बीमारी फैली थी हैजा के, सारे लोग उसमें बिला गए थे, मतलब मर गए थे एक तरीके से। तो फिर भी मायका तो मायका है। ये तो हमारी दादी और माँ का। तो माँ की भी बात का था, इतना विश्वास लोगों को रहा, और माँ ने ही हम लोगों का पाला पोसा बड़ा किया। और दूसरी चीज़ कि घर का एक उसूल रहा है कि दरवाजे पर यदि कोई आ गया, हम बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन अगर वो खाना खाने के समय में आया तो उसको पूछना है, खाना पानी तो देना है, खाना पूछना है और उसको खाना देना है। हाँ, खाना हिसाब से बनना भी चाहिए कि एक आदमी खाना हमेशा रहे घर में, क्योंकि हमारे पास गाय गोरू सब कोई है, नहीं कोई होगा तो उनको देंगे नहीं, हमारे नौकर चाकर हैं उनको हम देंगे खाना, पर रहना चाहिए। मतलब ये उन लोगों का उसूल रहा है। तो हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड इस तरह का रहा। और पिताजी हमारे अब लाइन बदल रही है आपकी बात का, जो मतलब जो ऐसे शिक्षा सभी को रही। मेरी अम्मा उस ज़माने की 4थी पास थी, हमें अभिमान है अपनी अम्मा पर, रियली में 4थी पास थी, और 4थी पास करने में उन्होंने 3 जगह पढ़ाई किया था। हम लोग कहते थे कि मेरी माँ कैम्ब्रिज पढ़ करके आई है, सच्ची बता रहे हैं। हमारी हिंदी टोटली मेरी माँ की देन है, टोटली, क्योंकि हमारी हिंदी का जो बेस मेरा है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी माँ की देन है कि भाषा का मात्रा और उच्चारण कितना शुद्ध होना चाहिए, बड़े मास्टर थी। तो मेरी माँ का मायका नाना हमारे सन 42 के आंदोलन में थे, वो लोग ज़्यादा हमसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाले थे,
बहुत ज़्यादा, लगभग 80-85 बीघा ज़मीन था उनके पास। तो अम्मा उनके घर की लड़की थी। हरिहर सिंह हमारे मामा रहे, जो हरिहर सिंह एडवोकेट, कभी आपने नाम सुना होगा तो सुना होगा, अब तो मर गए। मेरे मामा के भाई रहे, एक मामा हमारे डॉक्टर थे। तो इस तरह से फैमिली उनकी काफ़ी अच्छी रही। बनारस से संपर्क लोगों का शुरू से रहा कि उनके लिखना पढ़ना बनारस में था। तो ये तो पारिवारिक बैकग्राउंड आपको हमने दे दिया। अब बाबूजी अपनी जॉब करने लगे, सर्विस उनकी लगी। सबसे पहले लगी थी नदीरा। नदीरा आज तो आसान हो गया जाना। उस एक ज़माने में नदीरा इसे एमपी में पड़ता, लेकिन उसके पास लोहरा और सुकृत है ना, उसके अंदर जाने के बाद वो पड़ता है नदीरा। तो वहाँ उनकी पहली सर्विस वहीं लगी थी। और बाबूजी बतलाते हैं कि 2 कमरे का हॉस्पिटल था, आगे बरामदा था, उसी में रहने का भी था। वो जिस इलाके में गए थे, अब तो बियाबान है। जब मैं सिंगरौली जा रही थी चित्रा दी के काम से, तो हमने कहा नदीरा रास्ते में पड़ता है वो इलाका दुधी चौपन का। तो देखिए कितना घना है, तो अब तो कुछ भी नहीं है। बाबूजी के बताने के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बोलते थे कि इतनी बारिश अगर हो जाए, जब तक कि एकदम बाढ़ न आ जाए, ज़मीन भीगती ही नहीं थी, इतना घना जंगल था। और कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था लोगों में, लेकिन अपने को ढकते थे वो। तो जिस चीज़ से ढके, चाहे केले के पत्ता से ढके, पत्ता से ढके, कुछ और रहे मतलब। और लेकिन एक चीज़ थी कि जहाँ उनका हॉस्पिटल था, वहाँ 2 परिवार शायद ब्राह्मण लोगों का था जो तंत्र मंत्र करते थे। और पिताजी, उसके पहले कई डॉक्टर जा चुके थे वहाँ, कोई महीना भर ज़्यादा नहीं रुकता था। तो ये हाँ, लेकिन मेरे पिताजी, कुछ सबका नेचर होता है, थोड़ा ज़िद्दी टाइप के हैं, थोड़ा रुचि जहाँ काम में है वहाँ वो रात और दिन मारपीट नहीं देखते। वहाँ रुके तो लोग आते थे, आदिवासी लोग आते थे उनके बीच में, वो लोग बुलाते भी थे अपने यहाँ, है ना। मतलब अपना अपना व्यवहार है। बताते थे कि डर लगता था, लोग मना करते थे, लेकिन जाते मैं गया हूँ, 3-4 परिवारों से मिला वहाँ, कई परिवारों से मिला। तो मुझे लगा कि ये लोग आदमी ठीक हैं। अब इनके विषय में तरह तरह की बातें कही जाती हैं, वो अलग बात है। तो वो जो ब्राह्मण परिवार था जो ये सब करता था तंत्र मंत्र ना, वो सोचा कि अगर ये मरीज इनके यहाँ सब ठीक होने लगेंगे तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं आएगा, तो हमारा क्या होगा। इसको लेकर ये करीब 4-5 महीने बाद वहाँ जो जिन लोगों से, जिन आदिवासियों से इनका बढ़िया परिचय हुआ था, जो बहुत मानते थे इनको, क्योंकि किसी मतलब एकदम बिल्कुल कहते हैं लोग कि अब मुझे नहीं पता, यहाँ भी लोग कहते थे कि अगर आदमी मर रहा हो और डॉक्टर साहब को बुला लो तो उनका हाथ लगे तो क्या मजाल न जी जाए, मतलब एक धारणा तो शायद उधर भी रही होगी। तो उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप भाग जाइए, ये बहुत बदमाश है, मार देगा। धमका के भगाया है। तो उस जंगल में कोई रास्ता नहीं, सप्ताह में एक दिन तो बच जाती थी। अब तो वो आदमी घोड़ा लेकर के आया, वो जो आदिवासी पुरुष थे ना, वो घोड़ा लेकर के आए और बोले चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ सीमा तक। और उन्होंने बैठा करके उनको छोड़ा, फिर जहाँ साधन मिला वहाँ से फिर वो आए। इसके बाद गवर्नमेंट उस केस को लड़ी, फिर इसको जीता। फिर इसके बाद वो बलिया गए, बलिया से आपके जौनपुर गए, ऐसे करके उनकी सर्विस रही। बाद में आपके मिर्ज़ापुर में शेरवा एक इलाका, वहाँ गए। वहाँ जाने की स्थिति दुखद हो गई। बाबूजी को ये लगा कि हम यहाँ आए, मेरा घर पास में है, तो हम हफ्ते में आ सकते हैं। वहाँ कोई डॉक्टर 14 साल से थे और वहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया था, ज़मीन बना लिया था। वो भी ब्राह्मण थे, पूरा गांव ब्राह्मणों का है। उसमें ओबीसी जातियाँ कुछ 10 घर रही होंगी, मौर्या और 2-1 लोग और थे। तो उस जो ब्राह्मण जो परिवार है, जो बहुत सारे लोग हैं, वो डॉक्टर वहाँ था, तो उसके यहाँ अपना वो लेकर गए थे कि भाई मुझे तो यहाँ का ऑर्डर है और आप गए नहीं। तो जाने के बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। बुरा इस मामले में हुआ कि उसको सोचे कि यहाँ से वो डॉक्टर भाग जाए, और मारपीट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उस हद तक पहुँचने की पूरी कोशिश किए। तो बाबूजी ने छुट्टी लिया, वो घर रहे। तो घर 1 साल रहे। फिर 1 साल यहाँ रहने में इसके पहले तो यहाँ के सामान्य लोगों से मुलाकात बहुत कम थी, क्योंकि 5वीं यहाँ 4थी क्लास पास करने के बाद बाबूजी बनारस चले गए थे। तो वहाँ गुरुकुल, अब तो गुरुकुल तो बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर लिया, ज़्यादातर भूमिहारों ने किया है। उस एक ज़माने में वह अड्डा था, वहाँ बिरादरी नहीं थी। दूर दराज कहीं से कोई आए, वो मौर्यों की पूरी ज़मीन थी, उनकी बिल्डिंग थी, उसको शरण देना है, उसको वहाँ रखना है। वहीं से थे एक, क्या उनका नाम था, उनको लोग पंडित जी कहते थे, जुग्गीपति क्या उनका नाम था मुझे याद नहीं है। बनारस के ब्राह्मणों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और हराया, उनको पंडित जी पदवी मिली, जुग्गीपति शायद नाम है। हाँ, तो वो उन्हीं ने उसको गुरुकुल को बनाया था कि किसी भी बिरादरी की लड़की हो, दुनिया के किसी कोने से हों, पढ़ने के लिए आना है तो यहाँ
रुकना है, वो खाने का पैसा दें, अगर नहीं है तो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आस पास से मंगवाएंगे चावल। ये इतना उनके अंदर थी। तो वो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे थे। ऐसे कई लोग उस समय में थे इस तरह से करने वाले। तो बाबूजी को गांव का सामान्य आदमी का वो पता नहीं था जो होना चाहिए। और उस समय अदब का आलम ये था कि अगर पंचायत एक बाबूजी बतलाते थे कि हमारे लोग के टाइम में अदब का इतना मूल्य था कि बोले मैं डॉक्टर हो चुका था, मेरी शादी हो चुकी, तुम्हारी अम्मा नहीं आई थी, शादी के 1 साल बाद आई। मतलब मेरी अम्मा को एक ही लड़का थे, दादी को तो गौना कराने का था, वो तो अपना रीति रिवाज है। तो पंचायत में बाबूजी बोले कि अगर हम देख रहे हैं लोग गलत बोल रहे हैं, उसे रहा देगा। मैं खड़ा होके बोल दिया कि ये नहीं, ये होना चाहिए। क्या तुम विश्वास करोगे, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बाबा उठ करके आए, मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे। तो ऐसा कहे भागो यहाँ से। वो दौर है। तो हम मतलब हमने अपने परिवार को, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अपने परिवार के इस सारे दौर को सुना, देखा, पढ़ा और जी ही। चाचा लोग अगर एक थप्पड़ कभी मार दिए तो हिम्मत नहीं होती थी अम्मा से कह दें, दादी से कह दें कि चाचा मारे हैं। छोटे वाले चाचा अगर कभी मारते तो कह भी देते थे, लेकिन बड़े वाले चाचा कभी नहीं। हालांकि उन लोगों ने कभी मारा ही नहीं। बड़ी लड़की थी तो बहुत दुलारी थी, तो मारने का सवाल ही नहीं था। उसी हिसाब से शैतान भी थी। अच्छा। स्वाभाविक है ये सब चीज़ें। तो आपके और भाई बहन? मेरे भाई, मैं बताया, मैं 5 बहन 3 भाई। अब आगे की पीढ़ी सुनिए कि हुआ क्या। तो पिताजी ने वहाँ के बाद जब यहाँ के आम लोगों को, मैं बता रही हूँ सिलसिले से, आम लोगों को सुना, देखा, तो वो लोगों के उस दारिद्र्य को दूर करने के लिए, उस मेडिकल लाइन में इन लोगों को ठीक करने के लिए, हमारे अस्पताल बन चुका था उस समय तक, ये सब करने के लिए अपने को झोंक दिया। वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बने और उतना उम्र रहे। उनका नेचर था कहीं झुकना नहीं, तो नहीं झुके होते तो बड़का नेता बने होते। लेकिन उन्होंने कहा, डॉक्टर रामबूनाथ सिंह। तो इस तरह से ताउम्र रहे वो मेंबर, और फिर वो एक अच्छे नेता बने। अपने गांव के मज़दूरों के लिए बहुत काम किया। हमारे यहाँ हड़ताल हुई थी सन 67 में। तो मज़दूरों ने हड़ताल किया था ना कि मज़दूरी में हम लोगों को चावल 2.5 किलो मिलना चाहिए, धान 3 किलो मिलना चाहिए, चावल 2 किलो मिलना चाहिए, है ना। इसके पहले धान 2 सेर था, चावल 1 सेर 1.5 सेर था, कोई हिसाब नहीं था। और जहाँ जो लोग रखना चाहते हैं साल भर के लिए, वो मुझे 1 बीघा ज़मीन दें। तो कुछ परिवार, जैसे हमारे लोग के परिवार थे तो 1 बीघा शुरू से देते थे। हमारा पूरा परिवार जो भी 3-4 लोग थे, और बाकी लोग 10 बीसा, हमारे भूमिहार परिवार 8 बीसा देता था। तो इसको लेकर के सब मिला करके होता है ना। तो उस हड़ताल का नेतृत्व किया था हमारे बाप ने। काफ़ी अच्छी हड़ताल चली, फिर उसमें तय हुआ। फिर आगे जाके तो बिगड़ती बनती है चीज़ें, लेकिन तत्काल ये सब हो गया। फिर कुछ दिन बाद ये मैं समझती हूँ कि 69, 70, 71 रहा होगा। 69 मैंने इंटर पास किया है। मैं 8वीं तक वहीं पढ़ी, 9-10 बनारस पढ़ी। फिर तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं अपने मामा हरिहर सिंह के यहाँ रह रही थी उस समय। तो फिर मैं इंटरमीडिएट चकिया से करी, और फिर ग्रेजुएशन विद्यापीठ से किया। चुनाव लड़ी वाइस प्रेसिडेंट का, जीती भी। जीती भी हैं। लड़कों के दुराचार को भी देखा, सहा तो नहीं लेकिन तरीका देखा, तो उसको लेकर के आक्रोश भी हुआ। आक्रोश होने से छात्र संघ जाना भी छोड़ दिया। मैंने ये सब हुआ है, ऐसा नहीं है मैं। और झगड़ा भी किया, जैसा आमतौर से होता है। उसमें सीधी उल्टी बातें भी मेरे साथ हुई, लेकिन लड़ने के लिए तैयार थी। तो ये लाइफ रही पूरी। और घर से कभी प्रतिबंध नहीं रहा। घर में लोगों ने पाला इस तरह था कि हमको झुक के रहना है, दब के रहना है, अनाचार सह लेना है। ये हमारे किसी भाई बहन में नहीं था, हमारे में भी नहीं था। तो ये तो लाइफ रही। अब जो है इसके बाद देखिए गति आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा हड़ौरा केस, है ना। ये घटना है, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, मतलब 69 में नाम लिखाया, तब 2 ही साल का था। 71-72 रहा होगा। ये हड़ौरा केस हुआ तो बहुत सारे नेता पकड़े। उसने नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं। बच्चन सिंह रहे, बोदारे गांव है चकिया के पास में, बोदारे के बच्चन सिंह। और एक गांव और, गाँव का नाम मैं भूल रही हूँ, संगठा दुबे, अंगद सिंह, और 3-4 लोग और थे उसमें, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। मेरे 5-6 लोग ये लोग नेता थे जो बड़े जुझारू थे। मेरे बाप भी उसमें थे। अब ये लोग भागे, मालूम चला सुबह मालूम चला कि हड़ौरा केस हो गया। आग लगी। श्यामनारायण उसमें रहे, श्यामनारायण सिंह उनके आदमी थे उसमें। वो झगड़ा हुआ था ठाकुर और तेली का। तो शायद ज़मीन हथियाने का मैटर था, क्या मैटर था मैं क्लियर नहीं समझ पाई। कुछ ऐसा ही मैटर था, और मजदूरी भी देने का मैटर था उसमें।
तो जो 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 राजपूत परिवार है उसने तेली परिवार पर घर घर में आग लगा दिया। आग लगा दिया तो लोगों ने कहा कि श्याम नारायण सिंह इसके जिम्मेदार हैं। वो नक्सलवादी थी। हम लोगों से संपर्क बढ़िया था। नेता लोग लाइन सबकी धाराएं बदल रही पर लाइन तो वही है। अब वो भागे तो मेरे पिताजी को ये था ना, उन्होंने मुंह बांध लिए। तो पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी बाप की। तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो ऑटो लिए और मुगल सराय में लिए। ये अली नगर में आकर के उसको इनमें से किसी पहचानने वाले ने पकड़ा होगा, नहीं पता। 3 आदमी और साथ में थे तो तीनों को तो नहीं पहचाने, इनको पहचान गए। और डॉक्टर होने के नाते को या ज़्यादा सक्रिय होने के नाते तो लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने का मतलब फिर जेल में तो जाने जाना है। तो पिटाई भी हुई थी। बाप जान के हाथ फूल गया था उनका। तो मतलब अब उसके बाद जब वहाँ से उस समय पूरा सक्रिय थे वो, तो करीब 3 महीने जेल में रहेंगे। मैं समझ रही हूँ कि वो रहा होगा, जेल जाने का टाइम रहा होगा जो भी 9 अक्टूबर रहा होगा, हमको जहाँ तक याद है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब खेत लगा कटने तो कोई नहीं था। बड़ी संतान मैं थी और परिवार में चाचा लोग अपने अपने ड्यूटी में थे। और जो सब जगह पर्दारी में होता है, मेरे आते आते सब चीज़ बदलने लगती है। तो वहाँ भी वो चीज़ें थीं। लेकिन जो बाबा से जो चाचा के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जो जहांगीरपुर की खेती है वो बड़ी है, वो बहुत दूरी है, तो उसमें तुम जाओगे। और जो इधर दक्षिण ताल की खेती, जहाँ पहले बांध था हम लोग का, बांध उसमें पट गया था। बाद में तो पट ही गया बांध ना, जब ये बांध बना तो उस बात को हम देख लेंगे। और तुम्हारा इधर उत्तर की जो ज़मीन है पोखरे के पास, उसे हम देख लेते हैं। एक ज़मीन और थी, बोले उसे भी हम देख लेंगे, क्योंकि उधर तुम क्या करने जाओगी, उधर भूमिहारों का है, वो सब ठीक आदमी नहीं है, ऐसा उनका कहना था। पर जहांगीरपुर तुम देखो, उतना लंबा चलना मुश्किल है मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है। बोले पोखरे तक अगर देख सकते हो तो देख लो, पहले धान वही कटेगा। तो हमने कहा हम देख लेंगे बाबा। तो चाचा बड़े नाराज़, किसी बात पर कुछ इन्होंने बोल दिया होगा, मुझे नहीं पता। नाराज़ हुए तो बोले हम तुमको बतलाते हैं। ठीक है, तुम सब काम कर लो। हमने कहा कर लेंगे। हमने कहा चाचा आखिरी बात, बाबूजी होते तो अब ये बात नहीं बोलते ना, मैं कर लूँगी, आप देखते रहिएगा, मुझे आप क्या समझते हैं। ऐसा गुस्सा लगा। हमने आखिर कटा लेंगे। तो चाचा की बाबा की तबीयत खराब हो गई। कोई बूढ़े आदमी थे तो कुछ न कुछ तो होना ही होना था। चाचा नहीं गए। पूरा कम से कम 30-35 मजदूर लगे थे। 2.5 बीघे ज़मीन थी, एकदम पास की ज़मीन थी। वो खेत पहली कटिया थी, उस इलाके की। कटवा लिया पूरा खेत। उसमें खलिहान नहीं बना था, खलिहान काटना बाकी था। तो दरवाज़ा बहुत बड़ी ज़मीन है, वहाँ ला कर पटकवा दिया, सब काम कर दिया। आ गया। मजदूरी भी कैसे दी जाएगी। तो ये मेरी अम्मा बोली कि ऐसा है कि पहली कट है, काम लेना है मजदूरों से। मेरी अम्मा कहीं नहीं गई थी, पता है आपको, कभी नहीं देखा। लेकिन उनके बाद से कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि खेत नहीं देखी है ना। अनुमान था किस खेत में कितना जाएगा और कौन खेत की क्या हैसियत है डालने की। इतने मतलब सुनते सुनते, पढ़ी लिखी महिला थी, पूछना ही नहीं था। तो अम्मा बोली कि ये लोग जो कहते हैं पूछो, तुम ही पूछो, तुम ही करना है कि भाई कितना मजदूरी चाहिए, क्या लेंगे। तो कल सब चीज़ तुम्हारे लोग पर है। उसमें 3-4 हमारे पुराने पुश्तैनी लोग थे। उन लोगों ने कहा कि जब इतना छूट मिल गई बा तो मनमानी ना होए के चाहिए। उस सारे 20-25 लोगों को उन्होंने कहा मनमानी ना होए की चाहिए, फसल बड़ी अच्छी है, सब लोग इतना इतना ले ला, ऐसा नाप में। उसमें केड़ा चलता था हम लोगों के यहाँ, और 20 केड़े का एक बोझा बनता था। तो बोले कि मैं केड़ा का लगी, हरा हरा सब धान, आधा आधा केड़ा के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, तो लोगों ने ले ला। बात बन गई। और फिर उसको लोगों ने वो बोली मेरी अम्मा से कि ऐसा दुल्हन कि आकर सटक पटक देंगे और सब आ जाएंगे पतू मतू और हो जाइए, धान दामे का जगह तो हो नहीं, अब खलिहान बनाना है। तो खलिहान तो कट गया आसान, वही लोग काटो, जो 4-5 लोग थे वही लोग काटे, पूरा खलिहान बना दिए, सब काम संपन्न हो गया। अब खेत कटना है। तो जब जहाँ सबसे मतलब चित्रा जी के संस्मरण मैंने वो लिखा है, लिख करके दिया है, पता नहीं उन्होंने निकाला नहीं निकाला। जब खेत कटना रहा तो ऐसे खेत पर जाना 17-18 साल की उम्र में किसी के साथ जाना और बात होती है, एक जिम्मेदारी लेके जाना और बात होती है ना। मेरी उम्र भी उसमें 19 साल की रही होगी, 20 साल मोटा मोटी। और मैं गई एकदम। हमारे जो राम जी मतलब उनका पूरा परिवार ही हमारे यहाँ नौकरी किया है। एक नौकर पिताजी लोग हमेशा रखते थे, उनको 1 बीघा ज़मीन माफ़ी दी जाती थी, और सिर्फ नहर के पानी का मतलब रेट उनको देना होता था, बाकी सारी हमारी जिम्मेदारी होती थी। उनके साल भर का खाना पीना दार दवाई सब। तो उनके मतलब पिताजी थे, उनके बड़े भाई थे, उससे बड़े भाई थे, उससे छोटे भाई थे, ये लास्ट में राम जी रहे। तो राम जी बोले कि बच्ची चिंता मत करा, हम सब लोग हैं,
एकदम, अरे ऐसा मालिक का लड़की होकर के काहे न की चिंता, ऐसे बोलते थे। तो मैं गई वहाँ। उस बीच में जो हमारे राम जी थे उनके परिवार में पता नहीं मारपीट लोगों ने किया कि क्या दुर्घटना घटी, वो बीच में बड़ी उनका जाना आवश्यक था। उन्होंने अम्मा से कहा कि मिलेगा टाइम तो हम आएंगे, लेकिन जैसी घटना है मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो मेरी अम्मा बोली बहुत मुश्किल हुई, इसमें नौका मिलना ही मुश्किल है। तो चूँकि जो चमार बस्ती से इसमें हमारे लोग थे, है ना, संबंध सभी से थे। हमारे घर वालों के संबंध कुछ मामले में बड़े अच्छे रहे हैं, उदार बोलेंगे इसको। तो मेरी अम्मा जो उन लोग काम बीच बीच में करते थे, उनकी माई आई थी धान काटी थी, तो उनकी माँ से कहीं कि हाँकड़ू होखें तो उनका बड़ा लड़का था ये भेज दिया। तो आके हमारी अम्मा कहें कि हाँकड़ू ऐसी ऐसी बात है, अब सारा खेत तो उनको दे दिया गया, ये सीजन बीज का सवाल है, जो तुम्हारी रोज़ की मजदूरी होगी वो तुम हमसे ले लो, जो कहोगे हम वो दे देंगे। तो उसने जो कुछ भी कहा होगा ये बातें अम्मा की रहीं तय हो गई। और दोपहर का खाना बोला हम लेके रात में नहीं रह सकते। तो अम्मा को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि रात में उसमें गाय भैंस 6 बैल थे, बैल की खेती थी, वो सब कौन देखेगा। तो बोला कि हम एक लड़का रख देंगे, वो कुछ तो नहीं करेगा लेकिन ये करेगा कि अगर गाय बैल छूटे तो पकड़ के बांधे। मेरी अम्मा बोली ठीक है, किसी को होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लड़कियां बड़ी बड़ी थे, ये सब लोग थे, आपका गाँव घर जैसा होता वैसा मेरे यहाँ भी था। वो सब चीज़ें एकदम दूध का धोया थोड़ी होता है कोई चीज़। और रहा और पूरे टम तो वो जो हाँकड़ू नाम का व्यक्ति था ना, वाह गजब लड़का निकला। हमारा तो कभी उससे वास्ता हुआ ही नहीं। तो वो बड़े थे, बोले प्रेम चिंता मत कर, हम लोग है ही ना, एकदम चिंता मत करा, ऐसा बोलता था। तो हमला में चिंता ही नहीं, हाँकड़ू काहे कि अपने एक बड़ा काबिल समझत हुआ, ऐसा जैसा बोलते हैं, जैसी उम्र होती है। तो आसपास के खेतों की निगरानी करना, बुआई करना, लड़का बड़ा काम किया। फिर मैं खेत पे गई, सब खेत कट गया, करीब 1 सप्ताह खेती कटी, 25-25 20-20 ऐसे करके लेबर रखे गए। तो उस कुछ आगे की खेती में शायद बारिश ज़्यादा हो गई थी कि पानी भर गया, तो धान थोड़ा कमज़ोर था, तो उसको काटने के लिए सारे मज़दूर नहीं मिलेंगे ना, आपके जो अपने मज़दूर होंगे वही काम करेंगे वो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे मालिक का है वो। खेत सब कुछ कट गया। तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ परिवार ऐसा था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के चलते संपर्क में आया था, उनका परिवार भी था। वो व्यक्ति खुद थे, चौथी नाम है, मर गए अब वो। हाँ, तो उनका परिवार पूरा खेत काटा उन्होंने। कुछ 4 बीघे ज़मीन थी, 3 बीघे, 3 शायद बीघा रहा होगा, बाकी तो कट गया था। 7 वहाँ ज़मीन कुछ 11-12 बीघे थी, सब कट गया, तो 3 या 4 बीघा बचा रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि लास्ट में कट जाए, बच्चे चिंता मत करिए, नहीं करो, ठीक बा। पूरा खेत कटा, पूरा उन्हें कटवा दिया। काटने के बाद इतना सारा जाएगा कैसे, क्योंकि धोने का सामान जो सर है, तो उसके पहले सब खेत आता था, जितना बोझ आया वहाँ से केड़ा का बोझ बना बना कर, हमको आप विश्वास नहीं करेगा, हमारी ज़मीन के ठीक बगल में शेख लोगों की ज़मीन थी, पूरा उन लोगों के 27-28 बीघा, बड़ा भारी परिवार था उनका। तो शेख जी को मालूम चला कि उनको मालूम था कि डॉक्टर साहब जेल में हैं, तो किसी ने बताया होगा कि उनकी बड़ी बेटी हैं। तो वो जब तक मेरा धान कटा, जब तक ढो नहीं गया, उनका धान कट गया, बुआ भी रहा था, आके मेड़ पर बैठते थे। ऐसा मेरा खेत है, ऐसा मेड़ है, ऐसा उनका मेड़ था, तो बैठते थे, अब खाली देखा करते थे। इतना मैं तो सोचूंगी कि हमारे बाप दादू ने कितना कमाया होगा, मुझे नहीं पता। वो पूरे टाइम देखते थे, उनके परिवार के भी लोग आते थे। जब वो पूरा जब काट लिया, तो जब मजदूर खेती बांधने का समय आया, तो टहलते हुए आए, बहुत लंबे चौड़े थे, जब मेरे पिताजी कैटेगरी के ही थे। लेकर के आए तो बोले कि बच्ची कैसे बोझा जाई। तो हम बोले कि पता नहीं, पहले तो केड़ा था यहाँ, अब पता नहीं क्या हुई, क्या केड़ा मत दा। इतना से खाली मतलब समझिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक 5 बार आदमी बहुत मेहनत से चलने वाला है तो 6 बार आ जा सकता था, इतनी दूरी थी। तो बोले अब कहाँ कहाँ निगरानी कर, बोले घर में खलिहान में कौन निगरानी करेगा। तो हमने कहा कि एक हमारा मजदूर है और एक हमारी अम्मा बैठेंगी, वो जो गांच पर जो खाट लगी है उस पर। तो बोले कि रास्ते का, अब बाकी, तो हमने कहा बाकी तो वैसे भी कोई नहीं देखता था। तो बोले आप कितना जानती हो, बात भी सही है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बोझा बांधो, अब बोझा बांधो और किसी की मजदूरी मत देना जब तक कि पूरा धान चला नहीं जाएगा। ये हमको नई चीज़ मालूम पड़ी, और हमने किसी की मजदूरी नहीं दी। तो हमारे जो लोग थे तो जानते ही थे,
उनको तो विश्वास है कि नहीं होगा तो खाना यहाँ से तो हमको सब कुछ मिल, सभी लोग जानते थे करीब करीब, लेकिन लोग संतोष के हमने कह भी दिया उन लोगों को कि हम नहीं देंगे और हम निगरानी नहीं कर सकते, तो जब खलिहान में पूरा बोझ जो यहाँ जितना गया है उतना हम गिन लेंगे जब मजदूरी मिलेगी। राजी हो गए। लेकिन वो जो परिवार था वो बूढ़ा बूढ़ी महिला एक आदमी एक और आदमी वो करीब 5-6 आदमी हो गए ना, वो तैयार नहीं इसके लिए। हम केड़ा लेंगे, हम केड़ा लेंगे। हमने कहा नहीं देंगे। तो ठीक है, हमको बोझ यहीं से बोझ तय होगा। हमने कहा नहीं दे सकते। अब तो हमने गुस्सा लगा, हमने कहा ऐसा ना तो कि जाए को तू जा, हम ढुआ ले आदमी लगा के, मतलब बोलना पड़ा। तो ये सब जो बातचीत वो सुने ना, काफ़ी देर से चकचक पकपकती। वो आए, पूछे क्या, हमको नहीं पूछे तो सुने रहे, पूछे क्या बात हो, कहीं हल्ला कर तो लड़की सी। तो वो खामोश हो गए। हिम्मत तो नहीं थी उनके सामने बोलने की। बड़े काश्तकार में सामने मजदूर की हिम्मत तो नहीं बोलती बोलने की, और खासतौर से अगर बड़े काश्तकार मेरे बाप होते तो जबान नहीं निकलती। तो मैंने उनको बताया कि ये मैटर है। तो उन्होंने कहा कि क्या, और पूरा बोझ बांध के रखा था। और हमने कहा ये बोझ कब जाएगा? तो बोले कि हम रात में ढो देंगे। हमने कहा हम आपको, हम तो हैं ढोने नहीं दे ढोए नहीं दे, रात की बोझा कोई लेके जा लगा यहाँ से, रात तो पहले में हो जाई। तो बोला हम फैला दे। वो फैला दिया। तो हमने कहा कि जब फैला देला तू तो ओकरे लेने में ए लेने में कौन अंतर बा, उठाए कोई ले जा, जिम्मेदार के हुई। तब वो जो व्यक्ति है पूरा अलग अलग जैसे बाकी था, उसको लेहनी बोलते ना धान कर को, वो पूरा फैलवाए और बोले भी अगर इसमें से इतना भी गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मजदूरी देने नहीं देंगे, मैं खुद पहुँचूँगा उतना। क्या समझते हो? ये मत समझो डॉक्टर साहब जेल में गए हैं, हम लोग जिंदा हैं, भूलना मत इस चीज़ को। इतना टाइट उन्होंने कहा, यही शब्द है उनका, भूलना नहीं। डॉक्टर साहब जेल में हैं, हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग जिंदा हैं और घर तक जाएंगे। इसके बाद वो आदमी ढीला हुआ, फिर गया सारा सामान। दूसरे दिन फिर आकर के फिर मैं आई, उसके चलते फिर ढो दिया गया। वहाँ मजदूरी निभाना छोटा काम नहीं था। पूरा इतना बड़ा खलिहान रहा होगा, जहाँ से वो देख रहे हैं इतना बड़ा ये सब पूरा बड़ा था, इससे बड़ा ही रहा होगा। मतलब पूरा वो देख रहे हैं ना रसोई घर, ये पूरा वहाँ से लेके ये सब पूरा इतना बड़ा खलिहान पूरा भरा था, गांज पूरा। और किसका कौन गांज है हम तो नहीं जानते। शाम को आके अम्मा से पूछते थे। हकड़ू बड़ा समझदार, तो बोला कि देखा ये फलाने का हुआ, ये सहदेव का हुआ, उनका हुआ, जगरदेव को सब बताया। ठीक है, जब सब धान आ गया, रात हो गई, अम्मा मेरी टार्च लेकर के बैठती थी, टार्च लेकर आई, लालटेन आई, हकड़ू भी लालटेन लेकर के आया। हमारे जो नौकर थे, जो घर के जो रहने वाले थे करिंदा, वो भी लेकर के आए। और इसके बाद निवारने की बात आई और हमने कहा भाई ठीक है, मजदूरी निवारिए आप लोग। तो जौन बोझ ये लोग मजदूर बड़े होशियार होते हैं ना, उनके कसूर भी नहीं है। वो समझते हैं काश्तकार के पास तो बहुत है, हम तो इतने के मालिक हैं। तो क्या वो बोझवा उठा ले जाते थे? नहीं, वो पूरा जो अच्छे किस्म का धान को ऐसा बटर के इसमें लगाते थे। अच्छा। तो जितना आपका 4 बोझ है उतना एक बोझ है। हाँ, तो वहाँ दूसरे लोग भी, अब वहाँ ना देखने वाले, हमारे जहाँ हमारा घर है खलिहान है ना, उसके उस पर पंडितानों का पूरा वो खेत खलिहान घर वो सब पड़ जाता है। तो वो लोग देख रहे थे खड़ा होकर के कि ये लड़की को तो कभी देखा ही नहीं और ये सब काम कर रही है। तो एक परिवार और था बगल में, तो वो लोग जो है अपना बोले आकर के ना, उसमें मन्नू दिबे नाम है उनका, और अब तो मर गए, बाबू से जूनियर थे। वो बोले बच्चे ऐसे मत नहीं नहीं, ये निवारे का तरीका नहीं हो, पहले बोझा पूरा खोल दा। तो मैं एक मजदूर पूरा ऐसा करके बोला, लेकिन हिम्मत नहीं बोलने की ना, पूरा बोझ खोल दिया ऐसा, उसी से खुलवाए ना। मैं पहले बोझा खोला, बोझा खोले, बोले एक काम उठाना नहीं, हाथ में लगाना नहीं, खुद काम करेंगे ये लोग। बोले आधा बांट दा, फिर आधा बांटे, फिर बोले अभी मैं खड़ा हूँ, आधा बांट दा, एक हिस्सा और निकाल दा, लेके जा। हल्ला मचा, ये नहीं हमारे काम मिली। तो उन्होंने कहा कि 4 बोझ को अभी रगड़ो पैर से और इसको रगड़ो, अगर धान दोनों बराबर हुआ है ना तो ठीक, बड़ी अच्छी बात है। बराबर नहीं होगा तो मैं और दे दूंगा, मैं ज़्यादा दे दूंगा। कौन रगड़ता है रात 7 बजे 6 बजे, जाड़े के दिन का है और क्या। फिर हम बोले कि सबको काम में चाचा बाबा तो लगभग करता है, तो हम उनको ही बोले कि चाचा थोड़ा सा दे दीजिए, और वो चुपके से। तो कुछ सोच के बोले, बड़े थोड़ा रुके, पर वो लड़की कह रही है ना इसलिए मैं दे रहा हूँ। और सब कोई कान खोल के सुनो, जितना मजदूरी जा रही उतनी मजदूरी जाएगी। और फिर सबका बोझ निबर गया। तो बाबूजी के आने के बाद लोग कहते थे ना कि डॉक्टर साहब आप क्या खेती करा, खेती आपकी लड़की करा मजदूरों की हुलिया बिगाड़ दी थी। हाँ, लोग कहते थे।